हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना मैथ्स गुरु अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स। आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 6 और इसमें पढ़ेंगे हम लोग समांतर रेखाएं, अभिलंब रेखाएं, सन्निकटन मान और हर्षमान वर्धमान मान। तो इस टाइप से हम लोग कई टॉपिक्स पढ़ेंगे। साथ ही साथ में हम लोग उच्चिष्ट और निम्निष्ट का भी टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले 6.1 से। ठीक है, प्रश्नावली 6.1। तो देखिए 6.1 का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो देखिए जिसके सापेक्ष क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जिसके भी सापेक्ष पूछता है उसी के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसके त्रिज्या के सापेक्ष कह रहा है और वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है। तो इसमें देखिए वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर दी है। तो और वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं हम लोग, वृत्त का क्षेत्रफल होता है a बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसको त्रिज्या r के सापेक्ष जब अवकलन कर देंगे तो हमको मिल जाएगा dA/dr इक्वल टू 2 पाई r। जैसे x के सापेक्ष अवकलन करते थे सेम उसी तरीके से हम लोग r के सापेक्ष कर देंगे। अब देखिए हमको वैल्यू पता है 2 इंटू पाई इंटू r, इन्होंने कितनी दी है 3, तो कितना हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और पर सेकंड हो जाएगा। जब भी दर निकालेंगे पर सेकंड में इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, इन्होंने सेकंड इसी में लिखा हुआ है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर के लिए। तो देखिए त्रिज्या जब 4 सेंटीमीटर के लिए निकालेंगे तो dA/dr की वैल्यू यहाँ पर 4 रख देना है आपको, डायरेक्टली आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने लिखा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ की क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इनके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं घन का किनारा A दिया हुआ है। ठीक है, A, और A की वैल्यू कितनी इन्होंने दी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया इन्होंने 12 सेंटीमीटर। उसके बाद इन्होंने आयतन की दर भी दी है। तो आयतन की दर dV/dt कितना दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक है, तो कह रहा है जबकि किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल की दर निकालनी है हमको। तो सबसे पहले हम लोग घन के आयतन की बात करेंगे। तो घन का आयतन V बराबर कितना होता है, भुजा क्यूब। ठीक है, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो dV/dt इक्वल टू 3a² इंटू dA/dt। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग t के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित दर के सापेक्ष निकालना है, इसलिए हमने इसको t के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया है। अब देखिए dV/dt की वैल्यू कितनी थी हमको 8 इंटू 3a²। तो a था इसकी किनारा, जो भुजा थी इसकी, तो दी है 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू dA/dt। वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो 8/3 इंटू 12 इंटू 12 इक्वल टू dA/dt। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 4 से काटते 4 दूना 8 और 4 तियां 12, 2 कम 2 और 2 छक्के 12, यानी कि 1/54 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आ गई इसकी भुजा किस दर से बढ़ रही है, ये निकल के आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद पूछ रहा है घन का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो घन का क्षेत्रफल जानते हैं, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो ये हो जाएगा dA/dt 12a और dA/dt। अब देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 12 इंटू 12 इंटू dA/dt की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 1/54। काट देते हैं, तो 6 दूना 12, 6 9 कितना होता है, 6 9 54 और इसको फिर से काट देंगे, 3 तिया 9, 3 चौके
12, तो कितना आ जाएगा डी अपॉन डी टी की वैल्यू जो आएगी वो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है और किसके सापेक्ष क्या पूछ रहा है, बस इतना सा इसमें दिमाग लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, और ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर इसकी दी हुई है। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, किस दर से बढ़ रही है, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या पहले कुछ ना कुछ रही होगी, तो मान लेते हैं r से रही होगी। ठीक है, और ये किस दर से बढ़ रही है, dr/dt दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी कि जो r की वैल्यू है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर पाई आर स्क्वायर जानते हैं, अवकलन कर देंगे तो dA/dt इक्वल टू 2 पाई आर और dr/dt वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 इंटू पाई इंटू आर मतलब 10 और dr/dt की वैल्यू दी है हमारी 3, तो गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6 और 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कितना आ गया, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो कह रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, आयतन किस दर से बढ़ेगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें घन का किनारा जो दिया है वो बढ़ रहा है, तो घन का किनारा मान लेते हैं, घन का किनारा a दिया हुआ है और ये बढ़ किस दर से रहा है, dA/dt की वैल्यू दी है, क्योंकि घन का किनारा बढ़ रहा है कितना, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। ठीक है, फिर कह रहा है और इसका घन का किनारा कितना, 10 सेंटीमीटर लंबा दिया हुआ है। तो कह रहा है कि घन का आयतन जानते हैं v बराबर होता है भुजा क्यूब, और जब अवकलन करेंगे तो dV/dt इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू dA/dt, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो dV/dt इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 इंटू और dA/dt की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 3, तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 और 2 0 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक है, इस दर से इसका जो आयतन है वो घन का वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए समझने वाला आसान है क्वेश्चन, अच्छे से समझ के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से, जो हम लोग किसी झील वील में कंकड़ फेंकते हैं तो इस टाइप से उसकी फ्रिंजेस नजर आती है। ठीक है, तो देखिए ये लगातार इसकी त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, तो इस बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस इसमें दिमाग लगाना है। जो वृत्त के क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े थे सेम क्वेश्चन है इसका। तो देखिए एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर गति से चलती है। तो इसका मतलब लगातार ये जो बढ़ रही है, तो ये क्या बढ़ रही है, त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या r है। ठीक है,
और त्रिज्या के बढ़ने की दर है dr/dt, कितना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, इसके बाद यदि तरंग वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 यानी कि r की वैल्यू हमको 8 सेंटीमीटर पता है, तो अब हमको निकालना है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो अवकलन कर देंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा dA/dt इक्वल टू 2 पाई आर और dr/dt वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 पाई इंटू आर कितना दिया हुआ 8 और त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है 5, तो 8 40 दूना 80, ठीक है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से इसका क्या हो रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की दर क्या होगी। तो देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो 0.7 की दर से बढ़ रही है, तो हमको पता हो गया dr/dt की वैल्यू कितनी है 0.7। ठीक, फिर कह रहा है इसकी परिधि की दर, तो परिधि जानते हैं 2 पाई r होता है, तो परिधि मान लेते हैं p बराबर 2 पाई r जब होगा सर्कमफ्रेंस c माना जाता है, तो जब dc/dt निकालेंगे तो 2 पाई dr/dt निकलेगा, वहां पे dr/dt की वैल्यू पुट कर देंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, यानी कि 1.4 समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, काफी छोटा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर मिनट की दर से बढ़ रही है, जबकि x बराबर 8 है और y बराबर कितना 6 सेंटीमीटर है, तब आयत का परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए आयत की लंबाई दी हुई है x, ठीक है, और इसकी लंबाई के बढ़ने की दर भी पता है हमको, तो dx/dt की वैल्यू भी पता है कितनी 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी घट रही है, इसका मतलब ये है निगेटिव, यहां पे समझेंगे थोड़ा सा। फिर जो चौड़ाई दी हुई है, चौड़ाई आयत की चौड़ाई कितनी दी है y, और चौड़ाई किस दर से बढ़ रही है, बढ़ या घट रही है, तो चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर मिनट की दर से बढ़ रही है, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो देखिए वो घट रही थी, लंबाई इसकी घट रही है और चौड़ाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो देखिए अब बात करेंगे पहले पॉइंट की, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक है। और इसमें एक चीज वैल्यू भी दी है, x जो मतलब लंबाई रही होगी बढ़ने से पहले वो 8 सेंटीमीटर थी, और जो चौड़ाई थी वो कितनी थी 6 सेंटीमीटर थी। ठीक है, अब आयत के परिमाप की बात करते हैं, तो आयत का परिमाप जानते हैं c बराबर होता है 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई यानी l प्लस b। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अवकलन करेंगे इसका, तो dc/dt इक्वल टू 2, यहां आएगा dl/dt प्लस ये कितना आ जाएगा db/dt। ठीक है, और एक चीज सॉरी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जो मानक दिए हैं उनको मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जो क्वेश्चन का मानक है वो मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो लंबाई और चौड़ाई इन्होंने लिखी है, वो लिखी है, लंबाई लिखी है इन्होंने x और चौड़ाई इन्होंने लिखी है y। तो देखिए जब अवकलन करेंगे तो 2 और dx/dt हो जाएगा ये, और प्लस dy/dt हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि दो लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, लंबाई इन्होंने x मानी थी ना, इन्होंने क्वेश्चन में दी है, इसलिए हमने अपनी लंबाई चौड़ाई मान ली होगी। ठीक है,
फिर देखिए dx अपॉन dt कितना दिया हुआ है, -5, और dy अपॉन dt कितना दिया हुआ है, +4। तो देखिए कितना आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा 1 की गुणा करेंगे तो -2 प्राप्त होगा आपको सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक, लेकिन अब हम यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह केवल इतना ये दर्शा रहा है कि इसका जो परिमाप है वो घट रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, वो परिमाप घट रहा है, इसलिए माइनस केवल शो कर रहा है। बाकी माइनस हम लोग जानते हैं कि आयत क्षेत्रफल में और परिमाप में नहीं लगाते हैं। फिर आती है बात क्षेत्रफल की। तो आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि x × y। ठीक है, और इसको मान लेते हैं a। तो देखिए जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dA अपॉन dt इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए अवकलन करेंगे तो कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इसका dx अपॉन dt लिखते हैं, उसका dy अपॉन dt लिखते हैं, ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें फर्स्ट और सेकंड का जो हमने अवकलन बताया था कि जब दो फलन इनटू में होते हैं तो फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पे हमने x को छोड़ा, y का आएगा dy अपॉन dt, प्लस y को छोड़ा और x का आएगा dx अपॉन dt। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी दी है, x की वैल्यू है 8 इंटू dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी दी है 4, प्लस y की वैल्यू कितनी दी है 6 इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी दी है -5। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएंगे -30। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा। तो क्षेत्रफल कितने 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका फाइनली इसका आंसर आ गया। काफी छोटे क्वेश्चन है और काफी अच्छे क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में भी रखा जाता है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से और समझ भी लेंगे। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। ठीक है, तो देखिए गुब्बारा जो सदैव अगर गोलाकार रहता होगा तो कहीं ना कहीं इसमें गोले के फॉर्मूले यूज होंगे। और ये देखिए क्लास 10th की बात है कि कैसे हम लोग फॉर्मूलों को याद रखते हैं, क्योंकि 10th क्लास में आपने जो मेंसुरेशन पढ़ी होगी तब ये फॉर्मूले यूज हुए होंगे। मतलब तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष है, काफी सरल हो जाएगा। अगर त्रिज्या के सापेक्ष ही पूछ रहा है तो परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए जब त्रिज्या के सापेक्ष पूछ रहा है तो इसका मतलब इसमें dr अपॉन dt की वैल्यू नहीं बननी है, सीधे आपको क्या कर देना है, r के सापेक्ष ही अवकलन उसका कर देना है। तो देखिए गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन v बराबर 4/3 πr³ होता है। जब इसका अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dr आएगा और उधर कितना हो जाएगा 4/3 पाई, और r³ का कितना हो जाएगा 3r²। ठीक है, तो बस r की आपको वैल्यू कितनी डाल देनी है 10, और जो आंसर निकल के आ जाएगा बस वही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कितना दिया हुआ है, 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, जमीन के अनुदिश दीवार से 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी लंबाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। ठीक है, तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए हमने बनाया, क्योंकि एक सीढ़ी जो दी हुई है ये दीवार पे लगी हुई है, और जैसे जैसे इस कोने को खींचते जाएंगे ये सीढ़ी तुरंत नीचे आती चली जाएगी। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं A B C, इसको मान लेते हैं D और इसको मान लेंगे E, और ये अब सीढ़ी नहीं हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इसका जो सीढ़ी दी है ये 5 मीटर दी है, सीढ़ी कितनी दी है 5 मीटर। ठीक है, और दीवार से दूर कितना है 2 सेंटीमीटर, और देखिए जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा 4 मीटर दूर है, तो जबकि जो सीढ़ी का नीचे का सिरा है वो कितना है 4 मीटर दूर है। तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस अगर थ्योरम का यूज करें तो AC² = AB² प्लस BC², AC दिया हुआ है 5 का स्क्वायर इक्वल टू
ए बी दिया हुआ 4 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा। और देखिए यहाँ से निकालेंगे 25 माइनस 16 इक्वल टू बी सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 9 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन वालों ने जो नई मॉडिफाई किताब आई है उसमें देखिए यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, बाकी लेकिन सेंटीमीटर का यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, हमको बीसी की वैल्यू पता हो गई कितनी, 3 मीटर। ठीक, अब देखिए ये कुछ बढ़ाई जाती है तो मान लेते हैं ये एच दर से क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी कम हो गई है, एच। तो अब देखिए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो दूरी है, मान लेते हैं ये दूरी x है इसकी, और ये जो दूरी थी वो कितनी हो गई इसकी, y। ठीक है, तो कितना बन गया ये बन जाएगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमको इसके जो दर है इसके घटने की दर हमको पता है। तो घटने की दर कितनी पता है हमको, dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी पता है, dx अपॉन dt की वैल्यू पता है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा यहाँ पे। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड ही होगा यहाँ पे। तो अवकलन कर देते हैं तो देखिए कितना मिलेगा हमको, यहाँ से h हटा देते हैं क्योंकि ये घटने की दर निकल आएगी सीधे। तो अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ 2x और dx अपॉन dt, और यहाँ कितना हो जाएगा 2y और dy अपॉन dt इक्वल टू 5 का कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे dy अपॉन dt की, तो कितना आएगा, इधर हो जाएगा 2y और ये आ जाएंगे इधर माइनस के 2x और dx अपॉन dt। तो ये निकलेगा dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस 2x dx अपॉन dt अपॉन 2y। वैल्यू रख देते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है 3 और इनटू dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 2। तो कितना हो जाएगा माइनस 8/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब 8/3 मीटर पर सेकेंड की दर से जो सीढ़ी है वो नीचे की तरफ खिसक रही है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें थोड़ा सा बस क्वेश्चन में मानक जो दिए हैं ये थोड़ा सा गलत दिए हैं, लेकिन नई बुक में आप जब देखेंगे तो आपको ये मानक सही मिल जाएंगे। इसमें मीटर में वैल्यू दी हुई है, कुछ वैल्यूज इन लोगों ने सेंटीमीटर में लिख दी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। एक कण वक्र 6y स्क्वायर और इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। कह रहा है कि एक कण जो है वक्र 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 की अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो 6y का हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt और 2 का तो जानते हैं 0 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो निकल आएगा dy अपॉन dt इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 और dx अपॉन dt। ठीक है, अब कह रहा है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो x यहाँ पे देखिए y इक्वल टू एक्स लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी निर्देशांक की हमको तुलना करनी है। तो निर्देशांक हमारे x और y दिए हैं। ठीक है, किसी भी वक्र के लिए निर्देशांक हमारे x y हैं, क्योंकि निर्देशांक हम जानते हैं x इंटू वाई लिखते हैं। ठीक है, लेकिन तुलना करने के लिए हमने इक्वल में लिख लिए हैं। अब देखिए इधर भी अवकलन कर देते तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt और ये हो जाएंगे dx अपॉन dt। अब देखिए कौन किसके सापेक्ष बदल रहा है, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। x निर्देशांक y बदल रहा है इसलिए x को बदल दें। ठीक है, y जो है 8 गुना तेजी से बदल रहा है,
तो x निर्देशांक को जो 8 गुना तेजी से बदल देंगे तो इसके इक्वली पहुंच जाएंगे। अब देखिए हमको वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो गई है और वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए पुट कर देते हैं वैल्यू, तो कितना आएगा, dy/dt की जगह हमने लिख दिया कितना 8 dx/dt इक्वल टू x²/2 dx/dt। तो dx/dt कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू x², तो x इक्वल टू ±4 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, ±4 आ गई है। अब देखिए प्लस का 4 रखेंगे, एक बार यहाँ से y निकालेंगे, तो देखिए एक वैल्यू हम रख के दिखाएंगे आपको, बाकी आप लोग रखेंगे, इतना स्मार्ट बनना जरूरी है। तो प्लस का 4 रख लिया हमने, तो 6 इंटू y इक्वल टू 4 का क्यूब करेंगे तो 4 से 2 16 से 2 64 प्लस 2, तो y कितना हो जाएगा 66/6, काटेंगे तो 11 बच जाएगा। तो पहला निशान कितना आएगा 4,11। ठीक है, अगला निशान जब माइनस क्या 4 रखेंगे तो यहाँ -64 हो जाएंगे, 62 हो जाएगा माइनस का, और 6 से भाग करके आप लोग दूसरा निशान भी इसका फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इतना छोटा सा आप लोग पॉइंट तो निकालना सीख ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हवा के ये कह रहा है बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, तो मान लेते हैं बुलबुले की त्रिज्या कितनी है r, और उसकी वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर। ठीक, फिर दर भी दी है dr/dt। तो dr/dt दर जब दी है तो कितना 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। ठीक, फिर कह रहा आयतन, तो बुलबुला है तो गोले की उसमें होगा। ठीक है, तो गोले यहाँ पे लगा देते हैं, बुलबुले का आयतन v बराबर 4/3 πr³। तो अवकलन करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा dv/dt इक्वल टू 4π3r² और dr/dt। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 4/3 पाई इंटू 3r मतलब 1² इंटू dr/dt मतलब 1/2। तो 2 टू 4 इसको काट देंगे, यहाँ 3 से 3 काट देंगे, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 2π सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 2π सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, इसका आयतन बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, इसका परिवर्तनशील व्यास भी दिया हुआ 3.2 2x + 1x के सापेक्ष इसके परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। फिर देखिए यहाँ पे x के सापेक्ष है, जो त्रिज्या है उसी के सापेक्ष पूछ रहा है, तो काफी आसान हो जाता है। व्यास जानते हैं, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसलिए त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, व्यास का आधा कर दें। तो जब त्रिज्या आएगी तो 3/4 हो जाएगी, बस 2x + 1। ठीक है, आयतन में रख देंगे तो v बराबर 4/3 πr³। 4/3 जब क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 2 का 8 हो जाएगा, बाकी 2x + 1 जो बचेगा इसका अवकलन कर देंगे, बस आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें अगर 14 नंबर की, तो दिया हुआ है ये क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है, एक पाइप से रेत कह रहा है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। तो गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है। तो मान लेते हैं, देखिए बालू जो शंक्वाकार रूप में गिर रही है, बालू जो गिर रही है वो किस रूप में गिर रही है, शंकु में। तो बालू के शंकु का लिख लेते हैं। ठीक है, बालू के जो शंकु बन रहा है, बालू के द्वारा बने शंकु का आयतन मान लेते हैं कितना है, v। ठीक है, आयतन कितना रहेगा इसका, v। फिर कह रहा है कि रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, तो मान लेते हैं ऊंचाई इसकी होगी h। ठीक है, और जबकि ऊंचाई दी हमारी कितनी 4 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई को मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि जिसकी अच्छा त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो त्रिज्या देखिए मान लेते हैं त्रिज्या कितनी आएगी इसकी r। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन और पढ़ते हैं, जिसकी
ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, जिसकी जो ऊंचाई है सदैव त्रिज्या का छठा भाग है। तो यहाँ पे चीज देखिए, जब छठा भाग है तो इसका मतलब जो ऊंचाई होगी वो त्रिज्या का छठा भाग होगी। ठीक है, ऊंचाई क्या है? त्रिज्या का छठा भाग है। तो यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से r निकाल लेंगे हम लोग आसानी से। तो r बराबर आ जाएगा कितना? 6h। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग शंकु के आयतन में। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना होता है? मान लीजिए v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक, तो इसका आएगा dv अपॉन dt इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब दिया हुआ है, जहाँ देखिए r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6h का स्क्वायर इंटू h। तो सॉरी, अभी इसका आकलन नहीं करेंगे, थोड़ा सा वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग तो इसका और थोड़ा सा सुधार करेंगे, तो 1/3 पाई और ये हो जाएंगे 36h³। ठीक है, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। 36 मतलब इसको काट देंगे तो यहाँ 12 बच जाएगा। तो v बराबर मिलेगा हमको कितना? 12 पाई h³। ठीक है, अब क्या करना है? गिर रही है तो इसकी ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो और यहाँ पे अच्छा एक चीज और भी है, पाइप की से रेत जो गिर रही है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। तो इसका मतलब जो आयतन की दर दी हुई है वो दी है dv अपॉन dt की वैल्यू 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से दी हुई है। तो अब आ जाते हैं इधर, इसका आकलन करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको? dv अपॉन dt इक्वल टू 12 पाई और 3h स्क्वायर dh अपॉन dt। ठीक है, ये हमको प्राप्त हो जाएगी। तो dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी दी है? 12, यहाँ हो जाएगा 12 पाई इंटू 3 इंटू h स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी दी है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और dh अपॉन dt निकल के आ जाएगा। 12 12 कैंसिल कर देंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 16 में 48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इसकी त्रिज्या क्या होता है, सॉरी ऊंचाई क्या हो रही है? वो बढ़ रही है। ठीक है, 1/48 पाई। ठीक है, 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है? त्रिज्या इसकी बढ़ रही है। ये फाइनल इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, जहाँ पे अगर आपको कोई समझने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो दिया हुआ एक वस्तु की इकाई का उत्पादन संबंधित लागत CX कितने रुपए में दिया है, कुछ नहीं करना है आपको, आकलन कर देना है इसका, और उसके बाद जिस मूल्य पे पूछ रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इकाइयों के लिए पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? x की जगह पे और 17 रख देनी है आपको वैल्यू। इसी टाइप से आप RX जो दिया हुआ है इसमें भी यही चीज़ आपको करना है, जितने रुपए पे पूछ रहा है बस आप उसी रुपए को उसमें रख दीजिए, इससे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 की। तो 6.2 में देखिए हर्षमान और वर्धमान फलन दिया हुआ है। ये काफ़ी अच्छा चैप्टर दिया है। और इसके बाद हम लोग स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग उच्चिष्ट और निम्निष्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए R पर fx 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें क्या करते हैं, हर्षमान और वर्धमान समझने वाली थोड़ा सा पॉइंट है ये कि कब मैक्सिमम वैल्यू आएगी और कब मिनिमम वैल्यू आएगी, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए निरंतर वर्धमान, अगर हम लोग किसी ग्राफ की बात करें तो अगर फलन, हमने एक क्वेश्चन लिखा fx = x²। ठीक है, हमने fx = कितना लिखा? x²। अब लगातार इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमने 1 पुट किया तो देखिए 1 पे मिला 2 3 4 5 6, इस टाइप से हम लोग वैल्यू लिख देते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी यहाँ पे चलिए हटा देते हैं इसको थोड़ा सा और x लिख लेते हैं केवल, क्योंकि वहाँ पे नंबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो देखिए ग्राफ 1 पे पहुँचेगा। ठीक है, ये लगातार ग्राफ, इसके बाद 2 पे पहुँचेंगे तो ग्राफ बढ़ता जाएगा। यहाँ पे कितने पहुँच जाएगा ये, क्योंकि हम जब x बराबर 1 रखेंगे तो हमको आउटपुट भी 1 मिलेगा, तो यहाँ पे पहुँचेगा तो पहला मिलेगा यहाँ पे।
फिर जब हम 2 रखेंगे तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। इसके बाद जब हम 3 वैल्यू रखेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए लगातार इसके जो पॉइंट हैं वो बढ़ रहे हैं, तो ये कंटिन्यू क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है ग्राफ। तो इसका मतलब ये निरंतर वर्धमान फलन की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये निरंतर वर्धमान है। और यहाँ पे हम लोगों ने शर्त लगाई है कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए, ये समझने वाली बात है। फलन में हमने बताया था कि नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर और इंटीजर क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर के लिए लगातार पॉइंट बढ़ता चला जा रहा है। अब इसी क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा चेंज किया, fx बराबर हमने लिखा है x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है x बिलोंग टू इंटीजर। तो x बिलोंग टू इंटीजर जब कर दिया हमने, तो यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ थोड़ा सा देखेंगे, बस थोड़ा सा समझेंगे, 1 2 3 4 तक, ठीक है, और इधर भी 1 2 3 4 तक इधर समझेंगे, 1 2 3 4 इधर समझेंगे, 1 2 3 4, ठीक। अब हमने यहाँ पे 1 जब इंटीजर की बात करेंगे तो हमने 1 इसमें वैल्यू जब पूछी तो हमको देखिए 1 ही प्राप्त होगा यहाँ पे, ठीक है। और जब हमने माइनस, देखिए इंटीजर है तो प्लस और माइनस दोनों इसमें इंक्लूड है, तो जब माइनस की वैल्यू रखेंगे तब भी हमको यहाँ पे 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। -1 जब इधर, क्योंकि इधर माइनस होता है इधर +1 होते हैं, तो जब -1 रखेंगे तब भी आपको जो फलन है वो प्लस पॉजिटिव की तरफ मिलेगा ना बाई पे। तो यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा आपको, +1 ही मिलेगा। फिर जब आप 2 वैल्यू रखेंगे तो आपको यहाँ पे 4 मिल जाएगा, और जब -2 रखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 4 मिल जाएगा। तो देखिए फलन बढ़ रहा है, लेकिन कुछ वैल्यूज पे क्या हो रहा है, फलन जो है नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4, ये फलन इक्वली रह गया है, तो इसका मतलब ये फलन वर्धमान फलन है, लेकिन निरंतर वर्धमान नहीं है, ठीक है। निरंतर वर्धमान की से ये वाला फलन श्रेणी में नहीं आएगा, निरंतर वर्धमान प्रति पॉइंट पे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ह्रासमान और वर्धमान फलन। इसी टाइप से फलन अगर घटता चला जाता तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको ह्रासमान फलन कहते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है fx इक्वल टू 3x + 17। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो देखिए f' कितना आएगा, 3 आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव है। तो 3 जब आ गया है, पॉजिटिव आ गया है, तो इसका मतलब जो भी नेक्स्ट वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेंगे, जो इंटरवल इसका प्लस की तरफ बढ़ेगा, वो इस वैल्यू को क्या करेगा, लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्धमान, ठीक है। पॉजिटिव फलन है इसलिए ये वर्धमान आ गया, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव 3 से पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ जब भी बढ़ेंगे लगातार ये फलन बढ़ेगा, क्योंकि हमने चेक कर लिया ये फलन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो लगातार ये फलन क्या होगा, बढ़ेगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो दिया हुआ है fx इक्वल टू e⁻²x। अब यहाँ पे देखिए अवकलन करेंगे, f' कितना आएगा, 2e⁻²x। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव फलन है, तो ये भी फलन कैसा आएगा, वर्धमान फलन आएगा, क्योंकि हम लोग जितनी भी वैल्यू यहाँ पे बढ़ाएंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यहाँ देखिए लगातार वैल्यू कितनी होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, तो ये फलन लगातार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग वर्धमान। इसी टाइप से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा सिद्ध कीजिए fx बराबर sin x से प्रदत्त फलन क्या हो जाएंगे, वर्धमान है 0 to π/2 में, और कितना, fx इक्वल टू sin x, ठीक है, fx इक्वल टू sin x में, और 0 से π/2 पे कह रहा है कि बताइए कि ये वर्धमान है, यानी कि इंक्रीज होंगे इस पे। तो इंक्रीज करने के लिए क्या करें, पहले f' निकालेंगे, तो देखिए साइन का कितना होता है, cos x। तो यहाँ पे देखिए चेक करेंगे, जब cos 0 रखेंगे तो f' कितना आएगा, cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और जब डैश में π/2 रखेंगे तो हो जाएगा cos π/2। यहाँ पे देखिए कितना प्राप्त होगा, 0। तो 0 to 1, तो यहाँ पे देखिए प्लस का जो 1 आ रहा है वो धनात्मक है, ठीक है, और 0 से बड़ा भी है, तो इसका मतलब ये वर्धमान फलन आ जाएगा। इसी टाइप से हम लोग जब चेक करेंगे π/2 से पाई पे, तो जब अगला इसी का दिया होगा, जब π/2 पे प्रूव करेंगे तब तो हमारा 0 ही फाइंड होगा, और जब हम लोग इसमें पाई पे निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि cos जब यहाँ पाई रखेंगे तो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये तो -1 मतलब 0 से अब देखिए घट गया है, 0 से कम पड़ा है, क्योंकि -1 क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये ह्रासमान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए पहले 1 था, 1 और 1 प्लस 0 से जो 1 था बड़ा था, और यहाँ पे -1 0 से क्या है, छोटा है। तो लगातार देखिए हम लोग समझते हैं, नंबर लाइन हम लोगों ने क्लास से पढ़ी थी, प्लस और इधर होता है माइनस, तो यहाँ -1 इधर देखिए छोटा हो रहा है और ये लगातार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये वर्धमान फलन की तरफ जाएगा, और ये
हसमान फलन की तरफ जाएगा। और जीरो आता है जब टोटल किसी भी फलन का मान जीरो पे आ जाता है तो ना तो हसमान होता है ना तो वर्धमान होता है। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी सिंपल चैप्टर है, बस आपको यही करना है, इसमें हसमान और वर्धमान मान ही इसमें फाइंड करने हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक लास्ट हाँ और दिया हुआ है सी पॉइंट, 0 से पाई पे ना तो वर्धमान है ना तो हसमान है। तो वही चीज़ है, जब हम लोग इसकी सर्किल पूरी करेंगे कॉस की, तो यहाँ पे देखिए ये 0 से बढ़ेगा π/2 तक और π/2 से घटेगा पाई तक। ठीक है, कितना 0 से π/2 तक तो ये कॉस का बढ़ेगा और π/2 से पाई तक क्या होगा, ये घटेगा। तो देखिए वैल्यू इक्वली आ गई, हमने पहले बताया था। तो ये ना तो हसमान आ रहा है ना तो वर्धमान आएगा 0 से पाई पे। ठीक है, तो इसका ये फाइंड कर लेंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी दिए हैं, कह रहा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें 2x² - 3x² - 6x + 7 द्वारा प्रदत्त फलन वर्धमान है और हसमान है। तो देखिए इसका अवकलन कर लीजिए आप लोग, f' निकालेंगे तो f' की वैल्यू कितनी आएगी, 6x² - 6x + 36 कॉमन लेंगे और जब इसके फैक्टर निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आएगा x - 3 और x + 2। तो देखिए यहाँ -2 और x + 3 आएगा। तो यहाँ पे इंटरवल बना लीजिए, -2 से -∞, ठीक, फिर -2 से +3 और 3 से ∞, ये आ जाएंगे आपके इंटरवल। तो देखिए -2 तो ये -2 ∞ से और -2, ठीक है, ये लगातार वैल्यू क्या हो रही है, -∞ से स्टार्ट हुए थे और -2 की तरफ आ गए। तो देखिए ये इंक्रीज हो रही वैल्यू, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, सॉरी वर्धमान हो जाएगी। इसके बाद -2 से 3, इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से 3 से ∞ की तरफ जब बढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, सॉरी 3 से ∞ की तरफ बढ़ेंगे तो लगातार वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब इंक्रीज हो जाएगी तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा वर्धमान। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग वर्धमान फलन को फाइंड कर लेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है आप लोग इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें केवल यही हसमान और वर्धमान ही फाइंड करना है और तरीका आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बस आपको कुछ नहीं करना है, एक बार अवकलन करना है, उसके पॉइंट निकालने हैं और लगा फलन में रख के चेक कर लेंगे। जो भी फलन आते हैं, जैसे मान लेते 2, आया हमारा कोई भी आंसर, ठीक है, तो 2 की तरफ 2, ∞, तो आप 2 रख के देख लीजिए, 3, 4 थोड़ा बढ़ा के देख लीजिए फलन में, और जो फलन अपने आप इंक्रीज होता चला जाए समझ जाइए आप उसमें क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, ये काफ़ी छोटा सा आसान चैप्टर है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 6.3 की। तो एक्सरसाइज 6.3 में बढ़ेंगे, तो इसमें समझेंगे हम लोग समांतर रेखाएं क्या होती हैं और अभिलंब रेखाएं क्या होती हैं। ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इसमें से लगभग आपका 7 से 8 नंबर का हो सकता है पूछा जाए, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, ये दिया हुआ है एक्सरसाइज 6.3। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है समांतर रेखा, ये आप लोग फॉर्मूले नोट कर लेंगे। समांतर रेखा जब बिंदु x1 y1 दिए हैं, ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, y - y1 बराबर dy/dx और x - x1, ये होता है समांतर रेखा का फॉर्मूला। फिर दूसरा पॉइंट आता है लंब रेखा का, इसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, तो लंब रेखा का समीकरण कितना आएगा, y - y1 -1/dx और x - x1। ठीक है, तो ये होता है अभिलंब रेखा का समीकरण। इसी टाइप से जब रेखाएं या वक्र, ठीक है, वक्र लिख देते हैं, जब वक्र लंबवत होंगे, क्या होंगे, लंबवत, तो dy/dx dy1/dx यानी कि पहली प्रवणता गुणित दूसरी dy2/dx इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब समांतर होंगे तो dy1/dx इक्वल टू dy2/dx क्या होंगे,
इक्वल होंगे, इनकी प्रवणताएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों ने फॉर्मूले देखे इस एक्सरसाइज के। अब स्टार्ट करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वक्र y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x के x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्पर्श रेखा की क्या ज्ञात करना है, प्रवणता को इसकी ज्ञात करना है। तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए क्या करें, ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 4 और डिवाइड dx एट द पॉइंट किस पे, x इक्वल टू 4 पे फाइंड कर देंगे तो 4 इंटू 4 क्यूब माइनस 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 चौको 16 चौकी कितना हो जाएगा 64 माइनस 4। तो इसको गुणा करेंगे 12 चौके 48 और 12 चौके 72, 6 76 माइनस 4, इसका मतलब 700 कितना आ जाएगा 64। ठीक है, 764 इससे प्रवणता आ जाएगी। ये पहला क्वेश्चन था, इसमें केवल प्रवणता पूछ रहा था, तो आप डिवाइड x से इसको फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अवकलन करके आप लोग क्या करेंगे, इसमें बिंदु रख देंगे बस। देखिए यहाँ पे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 बन रहा है जो अपॉन में, तो आप जानते हैं अंश बटा हर का यूज करना है। और अगर आप लोग अभी अवकलन के फॉर्मूले वगैरह या अवकलन करना नहीं जानते तो आप लोग पिछले वीडियोस को देख लीजिए, उसमें आप लोग सीख जाएंगे कि अंश बटा हर का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और पिछली एक्सरसाइज जो थी हमारी 6.2, उसमें अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप लोग हमसे सीधे डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जिस पर बिंदु x का निशान 2 है। तो सेम है, बस आप लोगों को अवकलन करना है। 3x स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 1 और उसमें वैल्यू रख देनी है आपको, x इक्वल टू 2। प्रवणता ज्ञात करनी है, तभी छोटे छोटे क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात अगर करें तो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता, फिर स्पर्श रेखा की प्रवणता ही ज्ञात करनी है, बस कुछ नहीं करना, आपको डिवाइड x तक ही फाइंड करना है। उसके बाद जो भी बिंदु दिया है आप लोग उस बिंदु को उसमें रख देंगे तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा प्लस y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर अभिलंब रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे थीटा x का भी फलन है और थीटा y का भी फलन है, तो ये हमने सिखाया था आपको अवकलन में। तो यहाँ पे dx अपॉन डी थीटा फाइंड करिए, फिर dy अपॉन डी थीटा फाइंड करिए, इसको अपॉन में रख लीजिए dy अपॉन डी थीटा बटे dx अपॉन डी थीटा कैंसिल कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद थीटा की वैल्यू को क्या कर देंगे, हम लोग पाई बाई 4 रख देंगे, तो हम लोगों का dy अपॉन dx निकल के आ जाएगा। तो काफी सिंपल है। उसके बाद अभिलंब रेखा की यहाँ प्रवणता बनानी है, तो इसको क्या करेंगे, अभिलंब रेखा की प्रवणता बनाने के लिए -1 अपॉन डी बाई डी एक्स कर देंगे, तो अभिलंब रेखा की प्रवणता बन जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए वैसे ही दिया हुआ है सेम, कि x इक्वल टू a 1 माइनस a sin थीटा, y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा और थीटा इक्वल टू अभिलंब निकालना है। तो dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे, फिर dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे, अपॉन में रख के dx अपॉन dy अपॉन dx निकाल लेंगे, तो ये हमारा फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू हम लोग पाई बाई 2 भी रख देंगे, तो आंसर जब देखिए प्रवणता आ जाएगी आपकी dy अपॉन dx। इसके बाद आप लोग -1 अपॉन डिवाइड dx कर देंगे, क्योंकि अभिलंब की जो प्रवणता होती है वो -1 अपॉन समांतर रेखा की प्रवणता होती है, तो डिवाइड dx तो आएगी उसकी प्रवणता, तो आप उसको रख देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो ये चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ठीक है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर
एक्स अक्ष के समांतर रेखा है। तो देखिए एक्स अक्ष के समांतर है तो इसका मतलब dy dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए dy dx फाइंड करते हैं पहले। तो dy dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। अब देखिए dy dx समांतर है, इसका मतलब dy dx की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो dy dx हमने कितना फाइंड कर रखा है, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 3 हमने कॉमन लिया तो अंदर बचा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये 0 में ट्रांसफर कर देते हैं और यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, x माइनस 3 प्लस 1 और यहाँ बचेगा x माइनस 3। तो x माइनस 3 और यहाँ बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 आएगी और इससे भी x की वैल्यू निकालेंगे माइनस 1 आएगी। अब हमको निकालने हैं निर्देशांक, तो इसका मतलब ये x इक्वल टू इसमें रख देंगे 3। तो देखिए जब x इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमको 27 माइनस, यहाँ पे 3 दिया 9 तो यहाँ 27 और माइनस 9 गुणे 3 प्लस 7। तो 27 कैंसिल हो जाएगा, y कितना आएगा, माइनस 27 प्लस 7 माइनस 20। तो पहला निर्देशांक आपको प्राप्त होगा 3, माइनस 20 का। इसी टाइप से आप माइनस 120 में रख के आप लोग y के निर्देशांक निकाल सकते हैं और बिंदु लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का भी डिस्कशन कर लिया है, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु इतने वाली को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो यहाँ पे देखिए जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, तो आप y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो दिया हुआ है उसका होल आकलन कर लीजिए। इसके बाद दो जो बिंदु दिए हैं 2,0 और 4,4। तो देखिए हम लोग जानते हैं जब x1 y1 x2 y2 दो बिंदु होते हैं तो उनकी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसको उठा के डिवाइड x के बराबर रख लेंगे और बस वैल्यू ट्रांसफर करके वहां से वैल्यू फाइंड कर लेंगे और ये निर्देशांक उठा के निकाल लेंगे लोग इसी टाइप से, ठीक है। जैसे इसमें समांतर था इसलिए हमने 0 रखा, उसमें बिंदु दिए हैं तो इसको रख लेंगे m के बराबर। m की वैल्यू कितनी होती है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 निकाल लेंगे, ठीक है। इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर दी हुई है बात क्वेश्चन नंबर 9 की बात। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। तो देखिए y बराबर एक्स क्यूब माइनस 11 प्लस 11x प्लस 5, इसमें क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे इसका। तो आपको प्राप्त हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 11 तो प्राप्त होगा। इसके बाद रेखा जो y बराबर x माइनस 11 दी है, तो हम जानते हैं y बराबर mx प्लस c का फॉर्मूला होता था, हाई स्कूल में हमने पढ़ा था y बराबर mx प्लस c। तो m जानते थे प्रवणता होती है, तो वहां से m और यहाँ से dy dx दोनों को बराबर रखेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, उठा के इसमें रख देंगे और आंसर आ जाएगा आपका। तो इस टाइप से आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और आगे हम लोग उच्चिष्ट निम्निष्ट की भी बात करेंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं उसको सॉल्व करेंगे और साथ में हम लोग उच्चिष्ट निम्निष्ट की तरफ भी बढ़ेंगे। अगर हो सकेगा तो हम लोग एक ही वीडियो में टोटली कवर करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक बटन भी दबा दीजिए क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो एक मोटिवेशन के लिए तो एक लाइक बनता है, तो आप लोग लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और थैंक यू। अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।